Hello students, welcome back to the second lecture of Socialism in Europe and the Russian Revolution। अभी तक हम लोग देखे थे कि सोशलिज्म का क्या मतलब है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि सोशलिज्म का रियली में क्या मतलब है और तीन मेन ग्रुप के बारे में मैंने बात किया था, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। उनका क्या पॉलिसीज था उस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है और ये भी बताया था कि समाज जो है वो चेंज चाहता था। ओके, समाज में चेंज चाहता था। अब ये चेंज क्यों चाहता था उसके बारे में मैंने बहुत सारा चीज़ तो बता दिया था उसमें, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा। फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में जो समाज में चेंज आना है और वो इंस्पायर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि आखिर समाज में चेंज आना है तो वो समाज पहले था कैसे कि उसमें चेंज लाने का जरूरत पड़ा। तो इसीलिए ये जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में कि उस टाइम का सोसाइटी कैसा था। ओके, ये हम लोग 18th-19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मेनली 19th सेंचुरी की। तो इसलिए आप ये सब समझ के चल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम में हो गया था, यानी इंडस्ट्री सब आ गया था। ओके, अब जब इंडस्ट्री आ गया था तो इसके साथ साथ क्या हुआ था, तो इसके साथ साथ जो नए नए सिटीज़ थे वो भी ग्रो होने लगे थे। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आप जो इस लेक्चर में आपको मिलेगा उसका जवाब वो क्या है, तो वो है कि क्यों जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स चेंज चाहते थे, वांटेड चेंज। ये क्यों चाहते थे कि समाज बदल जाए, समाज ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसका जवाब आपको मिली इस लेक्चर की मदद से मिलने वाला। चलिए खैर हम लोग पढ़ते हैं। तो इस टाइम में जो सोसाइटी था उसके अगर हम अच्छे से देखें उसको सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी के बारे में एक दो चीज़ आपको पता चलेगा। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तो यहाँ पे नए नए सिटीज़ जो थे वो डेवलप हो रहे थे, न्यू सिटीज़ केम अप, नए नए सिटीज़ आ रहे थे। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तो इंडस्ट्रियलाइज रीजन आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हुए थे, मतलब वैसे रीजन जिसमें इंडस्ट्रीज थी तो वो इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हुए थे। ओके, और उसके साथ साथ जो था रेलवे भी बहुत हद तक एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ था, रेलवे एक्सपेंड था तो पहले से ही, रेलवे बहुत पहले से है, लेकिन एक्सपेंड हुआ उस टाइम में, मतलब उसका जो ट्रेवलिंग जो था जहाँ से जहाँ तक जाता था उसमें एरिया में बढ़ोतरी हुई, एक्सपेंड किया। ओके, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब जब रेलवे एक्सपेंड करता है तो उसके साथ ही जो बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आप सुने होंगे ये टर्म जरूर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है कि कोई दूसरा देश अगर किसी दूसरे देश में आके इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल एप्पल या सैमसंग या आप इसी तरह के बहुत सारे कंपनी को देख सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को, वो दूसरे देश का रहता है लेकिन इंडिया में आके प्लांट लगा रहा है। तो ये क्या है, यही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सिंपली है एक टर्म जो बताता है हमको कि अगर कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, वह कोई प्लांट लगाने के लिए, कोई कंपनी खोलने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब उस टाइम में चूंकि रेलवे एक्सपेंड कर गया था, मतलब कम्युनिकेशन ईजी हो गया था, लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रेवल कर सकते थे, गुड्स भी आराम से जा सकता था, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। अब इससे हुआ क्या, तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ क्या था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उससे जॉब मिला, ठीक है, लेकिन जॉब के साथ बहुत सारी मुश्किलें भी थी। ओके, ये सब हुआ क्या, ये सब हुआ, आप ये पढ़े, ये हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये आप देख सकते हैं कि ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हुए, लेकिन इनके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब वो क्या प्रॉब्लम था उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स विथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और यही मेन प्रॉब्लम जो है, ये कारण बना किस चीज़ के लिए, कि क्यों लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते थे। तो प्रॉब्लम्स विथ दिज चेंजेज, इस चेंजों के साथ, ये जो चेंज हुआ था सोसाइटी में, इन चेंजों के साथ क्या प्रॉब्लम था, यानी सिंपल में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ आप एक चीज़ देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट ही होता है। ओके, रेलवे भी एक्सपेंड किया, रीजन्स डेवलप हुए, अब इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हुए थे, वहाँ पे बिजली आई होगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से बोल सकते हैं हुआ होगा, एम्प्लॉय किया गया होगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा मोड़ा फ़ायदा दिख रहा है, क्या ऐसा रियली में है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं वही कि प्रॉब्लम क्या क्या था। तो पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि भले ही लोगों को जॉब मिल गया लेकिन उनका जो जॉब रहता था वो अक्सर लॉन्ग वर्किंग आवर रहता था, और इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लॉन्ग वर्किंग आवर। आज हम लोग अगर काम करते हैं तो 6 से 8 घंटे का जॉब रहता है, आपके फादर का या आपकी मदर जो करती होगी जॉब, तो वो 6 से 8 घंटे का रहता है। ओके, लेकिन पहले ये 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक वर्क किया जाता था। ओके, सिर्फ सोने का टाइम दिया जाता था और थोड़ा मोड़ा खाने का, क्योंकि खाना भी उन लोगों को अच्छे से मिल नहीं पाता था।
तो सिर्फ सोने का आपको टाइम दिया जा रहा है, वो भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत चेंज के सो सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था उनके स्वस्थ रहने का, उनके बेड का, कुछ नहीं। छोटा सा एक जगह है जहाँ पे आप सिर्फ अपना कमर सीधा कर सकते हो, मान लो इतना ही है और कुछ नहीं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, उसके साथ साथ जो वेजेस थे वो बहुत कम थे, जो सैलरी थी उनकी बहुत कम थी, पुअर वेजेस। उससे बस आपका घर भी अच्छे से ना चले उतना वेजेस था, बहुत पुअर वेजेस था, ये प्रॉब्लम था। ओके, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी थे। अभी तो आप बताएं एम्प्लॉयमेंट था, हाँ एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आदमी को, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, मैक्सिमम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कुछ पर्टिकुलर रीजन ही डेवलप हुए थे और सब में अनएम्प्लॉयमेंट ही था। और जिसमें इंडस्ट्री आई थी, तो इंडस्ट्री का कोई गुड्स होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, उस टाइम में वो ज़्यादा बेचा जाता है, ज़्यादा खरीदा जाता है। लेकिन एक टाइम होता है ऐसा भी जहाँ पे जो मार्केट होता है वो डाउन रहता है, तो उस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी था। हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल में क्या होता था, अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी कब, मेनली ड्यूरिंग लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जब लो डिमांड रहता था, डिमांड बहुत कम रहता था। अब इस सब कंडीशन में ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। अब इतना ही नहीं, चलो ये सब तो लग रहा है, चलो ये सब हर एक समाज में होता है। ओके, अक्सर देखा जाता है कि भले ही लंबे लंबे काम कराया जाता है अपने प्रॉफिट के लिए, अक्सर देखा ये भी जाता है कि पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता ही है अक्सर। तो मेन प्रॉब्लम क्या था, अब ये मेन प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं कि उन लोग का रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक है, रहने का कोई नहीं था, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग का कोई व्यवस्था नहीं था, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। उसके साथ साथ कोई मैनेजमेंट नहीं था उनके सैनिटेशन के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, नो मैनेजमेंट या प्रॉपर मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं, नो प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर हाउसिंग एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा रख पा रहा है कि नहीं, तो कुछ नहीं रहता था। एक ही रूम है, उसी रूम में 50 आदमी रह रहा है, ठीक है, आ रहा है, सो रहा है, शिफ्ट बदल रहा है, फिर वहाँ से जा रहा है, फेंका हुआ है इधर उधर, कुछ करने का टाइम ही नहीं है, तो उधर भी साफ नहीं है। सोसाइटी उधर अलग ही गंदा रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैन वोमेन चिल्ड्रेन वो सब फैक्ट्री में रहते थे, सारे मैन वोमेन चिल्ड्रेन सबको फैक्ट्री में जॉब मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा था, उनको पैसा उतना नहीं मिल रहा था। भले ही टाउन जो थे वो डेवलप हो रहा था, ऑफकोर्स टाउन डेवलप होगा जब ये सब चीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रेलवे एक्सपेंड कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, तो टाउन तो डेवलप कर रहा था और बहुत फास्टली डेवलप कर रहा था, क्योंकि जो इंडस्ट्री वाले थे उनका फोकस मेनली किस पे था, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ और अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। तो टाउन तो ऑफकोर्स टाउन में पैसा आ रहा है, बाहर वाले भी पैसा ला रहे हैं, ठीक है, तो टाउन तो डेवलप कर रहा था, लेकिन इससे लोगों का जो हेल्थ था वो खराब हो रहा था, पुअर हेल्थ, लोगों का जो हेल्थ था वो खराब हो रहा था। अब ये कैसे, अब ये ऐसे कि आप खुद ही सोचो, आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हम लोग या आपके फादर या कोई भी जब जॉब खोजने जाते हैं तो बहुत सारे हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे डिस्टेंस को देखते हैं, वहाँ पे कैसा कंडीशन है वो देखते हैं, इन्वायरमेंट कैसा है वो देखते हैं, पीने का पानी है या नहीं, बहुत सारे चीज़ों को दिखाया जाता है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। अब इससे क्या हुआ, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये सब प्रॉब्लम देख के थोड़ा सा उदास हुए। अब ये लिबरल्स और रेडिकल्स को क्या पड़ा था, देखिए लिबरल्स मैंने आपको बताया था, लिबरल्स जो थे वो अमीर आदमी सब रहते थे और इंडस्ट्री सब के अक्सर ऑनर वही रहते थे, इंडस्ट्री सब जो लगाया था वो लिबरल सब का ही था। रेडिकल जो था वो गरीब आदमी था जो जॉब कर रहा है, तो रेडिकल्स को तो प्रॉब्लम है ही। तो मेन दिक्कत किसको हुआ, लिबरल्स को क्यों प्रॉब्लम है, लिबरल्स को प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि अब अगर आपका मजदूर हेल्दी नहीं रह रहा है तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं। और ऑफकोर्स समाज में भी थोड़ा चेंज लाना था, क्योंकि सब देखे थे कि आज़ादी से अगर काम किया जाए, अच्छे मन से काम किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या सोचे कि हम लोग अपना जो समाज है, अपना जो सोसाइटी है, अपने जो स्टेट है, उसको हम लोग क्लीन करेंगे, एजुकेटेड बनाएंगे। और इसके लिए मेन जो था वो था एजुकेशन, ठीक है, अपने समाज को, अपने पॉपुलेशन को क्या बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लीजिए कि लिबरल्स और रेडिकल जो होते थे, मेनली लिबरल्स और रेडिकल्स में भी कोई कोई जो पैसे वाले होते थे, इन्हीं के पास क्या रहता था, यही प्रॉपर्टी को ऑन करते थे, प्रॉपर्टी ऑनर। प्रॉपर्टी यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो सब प्रॉपर्टी ऑनर रहते थे। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयर भी थे, मतलब दूसरे को जॉब देने वाले, यही थे। अब पैसा तो इनके पास बहुत था, ओके, पैसा बहुत था, लेकिन उन लोगों को लगा कि हाँ, थोड़ा सा गलत हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। अब इनमें जो वर्क फोर्स है वो हेल्दी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ओके।
अब ये लोग चाहते तो थे कि चेंज हो, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे, ये चाहते थे चेंज हो, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, वांटेड चेंज। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। क्यों आसान नहीं था? तो मैंने आपको बताया था कि 1815 के बाद, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरा जुड़ा हुआ है, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ, तो आपको ये चैप्टर सब पढ़ने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए पीछे का सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन हार गए थे, तो फिर से एरिस्टोक्रेसी पूरी तरह से अपना पैर पसार लिया हुआ था, मतलब राजा महाराजा वाला जितना नियम था पहले वो सब आ गया था पूरे यूरोप में। फ्रांस की ही बात नहीं कर रहा, पूरे यूरोप में ऐसा ही हाल हो गया था। ओके, तो ऐसा जब कंडीशन था, अब ये जो इंडस्ट्री लगाए हुए थे इनको भी तो रहना था किसी के अंदर, और वो किसके अंदर रह रहे थे? राजा के अंदर, क्योंकि राजा का पूरा जमीन था तो राजा के अंदर रहना था। अब ये लोग भले ही बहुत उनको अच्छा करना है, समाज का अच्छा करना है, समाज के लोगों पे दया आ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग उस हद पे नहीं न जाएंगे कि अपना ही रहना, अपना ही समाज में रहना दुर्लभ हो जाए, कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन था। भले ये लोग चेंज चाहते थे, लेकिन कुछ प्रिविलेज और ओल्ड एरिस्टोक्रेसी था, जिससे क्या हुआ था, जिससे कि इन लोगों का प्रयास बार बार विफल जा रहा था। इनका प्रयास जो था कि समाज को बदला जाए, इनका प्रयास जो था कि समाज को बदला जाए, वो सफल नहीं हो रहा था, बार बार विफल हो रहा था। ओके, तो ये चाह रहे थे वांटेड चेंज, तो चेंज चाह रहे थे, ठीक है। चेंज चाह रहे थे किस लिए? तो चेंज चाह रहे थे जिससे कि जो पॉपुलेशन हो वो हेल्दी हो जाए, पॉपुलेशन विल बिकम हेल्दी, विल बिकम हेल्दी, हेल्दी हो जाएगा, और काम करने वाले लेबर है ही, तो इसीलिए सोसाइटी भी हमारा क्या होगा? डेवलप होगा। तो ये चेंज एक आना चाहिए था। ओके, सोसाइटी डेवलप होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिबरल्स है, रेडिकल्स है, उन्हीं के अंदर तो इंडस्ट्री है, तो उनको ना चेंज होना चाहिए। बात आपका सही है, पर पहली बात, सब जो था सारे इंडस्ट्री वो उनके अंदर नहीं थे, और इंडस्ट्री में पहले भी ऐसा लगाया हुआ था कि देखना कि बहुत सारे आदमी को, कोई एक आदमी है उसको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाए, पर ये रूल्स टूटता था। रूल्स तो था, कुछ कुछ रूल्स था, और अभी भी रूल्स होता है, लेकिन वो रूल्स टूटते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ भी था। रूल्स तो था कि पर्टिकुलर आदमी को इतना काम करना, लेकिन उससे ज़्यादा उसको कराया जाता था। लेकिन ये लोग सोचे कि अगर समाज में लोग हेल्दी एंड एजुकेटेड रहेंगे तो ऑफकोर्स समाज क्या होगा? समाज का विकास होगा, और यही चीज़ ये लोग चाहते हैं। तो ये चाहते तो थे कि पॉपुलेशन हेल्दी हो और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, पर इसमें क्या था? एक प्रॉब्लम था, देयर वाज ए प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या था? तो वो प्रॉब्लम था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, पुराने जो नियम और राजा जो महाराजा थे, एरिस्टोक्रेसी, आप समझते होंगे एरिस्टोक्रेसी राजा महाराजा का रूल जो होता है, वही इस चीज़ को बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये था कि एरिस्टोक्रेसी जो था वो डेवलप हो गया था, एस्टेब्लिश हो गया था, सॉरी डेवलप नहीं, एस्टेब्लिश हो गया था। एरिस्टोक्रेसी जो था वो डेवलप हो गया था, वाज डेवलप्ड, अगेन डेवलप, एस्टेब्लिश्ड, एरिस्टोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप। यूरोप में एरिस्टोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो गया था कब? इन 1815। और 1815 कब का टाइम है? आफ्टर फॉल ऑफ नेपोलियन, जब नेपोलियन हार गए थे वाटरलू में, उनके बाद। ओके, तो इनमें प्रॉब्लम यही था, ये लोग चाहते तो थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते थे पुराने राजा महाराजा जो थे उनके अंदर में इनको काम करना पड़ता था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जैसे कि लिबरल्स और रेडिकल्स, उनको काम करना पड़ता था। अब इसलिए क्या हुआ, लोग चेंज तो चाहते थे, इसलिए रिवॉल्यूशनरीज जो थे, रिवॉल्यूशनरीज फ्रांस से, कहाँ का? बहुत सारे जगह से, यूरोप के बहुत सारे पार्ट से, चाहे वो आप देख सकते हैं फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, तो बहुत सारे जगह से क्या हुआ, लोग जमा होने स्टार्ट हुए। जर्मनी से, रसिया से, एक साथ काम किए। किस चीज़ के लिए? तो अगेन वही काम करने के लिए जो फ्रांस में हुआ था पहले, कि मोनार्क को हटा दिया जाए। और यही चीज़ तो था। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म में समाज में कोई चेंज आना रहता है कि समाज में सारे लोगों को इक्वल अधिकार हो, कोई भी राजा कोई महाराजा नहीं हो। तो यही चीज़ तो हो रहा था अब। तो रसिया जो था वो ये सब एक साथ काम किए, किस चीज़ के लिए? टू ओवरथ्रो, मतलब हटाने के लिए। किसको? मोनार्क। मोनार्क को फिर से हटाने के लिए ये लोग लग गए, और इसीलिए ये लोग बात किए किस चीज़ का? दे टॉक ऑफ नेशन, नेशन के बारे में बात करते थे कि नेशन का विकास कैसे होगा, और इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। तो ये लोग सोचे कि सभी बराबर होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन के इक्वलिटीज़ के बारे में बात करते थे। ओके, इन्हीं में जो नेशन के बारे में काम कर रहे हैं, इसी सबको नेशनलिस्ट बोलते थे। ओके, नेशनलिस्ट, आप जानते होंगे नेशनलिस्ट का मतलब। अब
देखो इसी में जो एक नेम आता है वो आता है, बस नाम है गिसेपी मैजिनी का। ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारा काम किया था इटली के यूनिफिकेशन में। इसके बारे में आप और पढ़ेंगे। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी जैसे यंग इटली सब में ज्वाइन किए थे और बहुत सारे काम किए थे इटली के यूनिफिकेशन में भी। तो यही बातें करनी थी इस लेक्चर में, जो कि था कि सोसाइटी किस तरह का था उस टाइम में यूरोप में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में। आपको वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइनली सोशलिज्म कैसे आया और उसको कैसे सपोर्ट मिला उसके बारे में पढ़ेंगे और सोशलिज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रैशनल रिवॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।